नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया आय तथा बचत का अनुपात 4:1 है। यदि आय में 7% की वृद्धि तथा उसके खर्च में 7/1/2% की वृद्धि हो तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आय और बचत का हमें रेशियो दिया हुआ है, यानी हमें इनकम और सेविंग का हमें रेशियो दिया हुआ है। इनकम और सेविंग का रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, 4:1 दिया हुआ है। 4:1 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि उसकी आय जो है 4 यूनिट है और बचत कितना है 1 यूनिट, यानी खर्च कितना कर रहा होगा, 3 यूनिट खर्च कर रहा होगा। यानी हम यहाँ से इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं। इनकम कितना है 4 यूनिट, एक्सपेंडिचर कितना है 3 यूनिट, तो सेविंग कितना है 1 यूनिट। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि व्यक्ति का आय जो होगा 4 यूनिट होगा, उसमें से 3 यूनिट खर्च कर रहा है और 1 यूनिट बचा रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि उसकी आय में 7% की वृद्धि हो। देखिए उसका आय कितना यूनिट है, उसका आय जो है 4 यूनिट है। इनकम कितना है, इनकम जो है 4 यूनिट है। इनकम कितना है 4 यूनिट है। अब देखिए इनकम में हमें क्वेश्चन में दिया है कि 7% की वृद्धि हो। इनकम में 7% का वृद्धि हो, यानी प्रत्येक में अगर इनकम 4 यूनिट है, प्रत्येक में अगर 7% का वृद्धि होगा, प्रत्येक में 7% का वृद्धि होगा। अब इनकम में से खर्च कितना कर रहा है, इनकम में से खर्च कितना कर रहा है, इनकम में से खर्च कर रहा है 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट उसका क्या होगा, 3 यूनिट उसका एक्सपेंडिचर होगा और 1 यूनिट क्या है, सेविंग है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि वो अपने खर्च में 7/1/2% का वृद्धि कर रहा है। अपने खर्च में 7/1/2% का वृद्धि कर रहा है। खर्च में क्या कर रहा है, 7/1/2% का वृद्धि कर रहा है। अब देखिए उसके इनकम में 7% का वृद्धि हुआ और वह अपने खर्च में 7/1/2% का वृद्धि किया, यानी खर्च में कितना ज़्यादा यहाँ वृद्धि कर रहा है, खर्च में यहाँ कितना ज़्यादा वृद्धि कर रहा है। हम यहाँ से 7/1/2 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2% जो है वो ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी इनकम में उसके 7% का वृद्धि हुआ और वो खर्च में 7.5% का वृद्धि कर रहा है, यानी खर्च कितना ज़्यादा वृद्धि कर रहा है, 1/2%। अब देखिए खर्च उसका कितना है 3 यूनिट, यानी तीनों में 1/2% ज़्यादा खर्च कर रहा है, 1/2% ज़्यादा खर्च कर रहा है। अब देखिए एक क्या है उसका सेविंग है, एक क्या है सेविंग है, यानी सेविंग जो है 7 यूनिट होना चाहिए, 7% उसके सेविंग में वृद्धि होना चाहिए, सेविंग में उसके 7% का वृद्धि होना चाहिए। लेकिन वो खर्च में जो है यहाँ जो है 0.5% का वृद्धि किया, यहाँ भी 0.5% का वृद्धि किया और यहाँ भी 0.5% का वृद्धि किया, यानी कितना ज़्यादा वृद्धि कर लिया अपने खर्च में, अपने खर्च में कितना ज़्यादा वृद्धि कर लिया, 1.5% का वृद्धि कर लिया। हम 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/2, यानी 3/2 को हम क्या मान सकते हैं, 3/2 को मान सकते हैं 1.5, यानी 1.5 उसने ज़्यादा खर्च किया, यानी उसका सेविंग जो है, सेविंग में 7% का वृद्धि होना चाहिए, लेकिन वो खर्च में जो है एक्स्ट्रा वृद्धि कर रहा है 1.5% का, यानी उसके सेविंग में वृद्धि कितना हो जाएगा, उसके सेविंग में वृद्धि हो जाएगा, हम इस 7.5 में से माइनस करेंगे 1.5%, ये हमारा कितना हो जाएगा, हम 7.5 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.5%, यानी उसके सेविंग में कितना का वृद्धि हो जाएगा, 5.5% का वृद्धि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए कार्य समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा साथ किए गए कार्य समाप्ति से 4 घंटे अधिक लेता है, जबकि बी ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 9 घंटा अधिक लेता है, तब ए तथा बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने कंसेप्ट पहले बता के रखा है, लेकिन चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो देखिए हमने मान लिया कि ए प्लस बी साथ में मिलके उस काम को x दिन में कर रहे हैं और ए जो है ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से ए दिन ज़्यादा समय ले रहा है और बी जो है ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से बी दिन ज़्यादा समय लेता है। तो देखिए अगर हमें यहाँ x का वैल्यू निकालना हो
हमें यहाँ x का वैल्यू निकालना हो तो हमारा x इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर a इंटू बी होता है। अब देखिए ये हमारा निकल के कैसे आता है, मैं ये निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए हम किसी दो का लेके एलसीएम लेके हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो हम यहाँ x और x प्लस a का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस ए हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेते हैं x इंटू एक्स प्लस ए, हम टोटल वर्क को मान लेते हैं x इंटू एक्स प्लस ए। अब देखिए इस काम को जब a प्लस बी कर रहे हैं, इस काम को जब a प्लस बी कर रहे हैं, इस टोटल काम को जब a प्लस बी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, x दिन का समय लग रहा है, x दिन या x घंटा हम कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए इसी काम को जब a कर रहा है, इसी काम को जब a कर रहा है अकेले तो कितना समय लग रहा है, a कर रहा है तो x प्लस a का समय लग रहा है। और जब इसी काम को b अकेले कर रहा है, इसी काम को जब b अकेले कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, x प्लस b का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ से हम तीनों का अलग अलग यानी a प्लस बी और a और b का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए a जो है x दिन में x इंटू एक्स प्लस a काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में x प्लस a काम कर रहा होगा। अब देखिए a जो है अकेले x प्लस a दिन में x इंटू एक्स प्लस a काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, x काम कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आया, x प्लस a, और a का इफिशियंसी क्या निकल के आया, x निकल के आया। इसका मतलब ये हो गया कि b का इफिशियंसी कितना होगा, b का इफिशियंसी जो है a होगा। अब देखिए अगर हम a की इफिशियंसी में और a के द्वारा लिए गए समय से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा। और b के इफिशियंसी में अगर b के द्वारा लिए गए समय से गुणा करेंगे तो यहाँ से भी हमारा टोटल वर्क निकल के आएगा और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे, हम यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम अंदर गुणा कर लेंगे, हम यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से प्लस का ax और बराबर के उस साइड प्लस का ax हम काट सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी, यानी x क्या हो जाएगा, रूट अंडर a इंटू बी। तो देखिए यही हमने यहाँ लिख के रखा है कि अगर हमें कभी भी दिया हो कि a प्लस बी मिल किसी काम को x दिन में कर रहे हैं और a जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से a दिन ज़्यादा समय ले रहा है, b जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से b दिन ज़्यादा समय ले रहा है और हमसे x का वैल्यू अगर निकालने के लिए पूछ रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, रूट अंडर a इंटू बी करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि a जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटा ज़्यादा ले रहा है और b जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि a प्लस बी अगर x घंटा में कर रहे हैं, a प्लस बी x घंटा में कर रहे हैं तो a जो है x प्लस 4 घंटा में कर रहा होगा और b जो है x प्लस 9 घंटा में कर रहा होगा। यानी यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, 4 गुने 9 हो जाएगा। अब देखिए 4 में हम 9 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 36, यानी रूट अंडर 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6। यानी a प्लस बी मिल के उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं, कितना देर में कर सकते हैं, 6 घंटा में कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया किसी टंकी से 2 भरने वाला तथा एक खाली करने वाला नल जुड़ा हुआ है जिसकी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। नल की क्षमता अपने त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती है। सबसे कम क्षमता वाला नल टंकी को 1 घंटा में भरता है। अगर सभी नल को एक ही समय खोल दिया जाए तो हौज का 1/4 भाग कितना समय में भरेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 भरने वाला नल है और एक खाली करने वाला नल है और तीनों नल का हमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर सभी नल को एक ही समय खोल दिया जाए तो हौज का 1/4 भाग कितना समय में भर पाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों नल का इफिशियंसी का हम रेशियो निकालते हैं। देखिए हम इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकाल पाएंगे, हमें क्वेश्चन में दिया कि नल की क्षमता अपने त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों नल का त्रिज्या का हम रेशियो निकालेंगे, तीनों नल का त्रिज्या का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए 2 भरने वाला नल है और एक खाली करने वाला नल है। तो देखिए भरने वाले नल को हम एक नल को A मान लेते हैं और दूसरे नल को B और खाली करने वाले नल को C मान लेते हैं। देखिए एक भरने वाला नल है A, दूसरा भरने वाला नल है B और एक खाली करने वाला नल है C।
देखिए भरने वाला नल है तो हमने इसके सामने प्लस का सिंबल लगाया, और खाली करने वाला नल है तो हमने इसके सामने माइनस का सिंबल लगाया। अब देखिए हम यहाँ से त्रिज्या का रेशियो निकालेंगे, तीनों नल का हमें त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ से त्रिज्या का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले नल का त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर, दूसरे नल का त्रिज्या कितना है, दूसरे नल का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और तीसरे नल का त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से त्रिज्या का रेशियो क्या निकल के आ गया 4:5:6 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि नल की क्षमता अपने त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती है, तो देखिए हम त्रिज्या का वर्ग निकालेंगे तो त्रिज्या का जो वर्ग का रेशियो हमारा निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे इफिशियंसी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी तीनों नल का हम यहाँ से क्षमता का अगर रेशियो निकालेंगे, क्षमता का रेशियो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशियो हो जाएगा इसका वर्ग का जो रेशियो होगा, यानी रेशियो हो जाएगा 16:25:, ये कितना हो जाएगा 36। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे कम क्षमता वाला नल टंकी को 1 घंटा में भरता है। देखिए सबसे कम क्षमता किसका है, नल ए का सबसे कम क्षमता है, यानी 16 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर 1 घंटा में टंकी को भर रहा है तो हम यहाँ से टंकी की धारिता निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि जो 1 घंटा भर रहा है यानी 60 मिनट, तो देखिए टंकी का अगर हम धारिता मानेंगे, टंकी का धारिता अगर हम मानेंगे तो ए की इफिशियंसी में, यानी ए का इफिशियंसी कितना है, ए का इफिशियंसी कितना है 16 यूनिट, और कितना समय में भर रहा है 60 मिनट में। यानी हम यहाँ से गुना करेंगे, अगर 16 में 60 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टंकी की धारिता। हमने मान लिया कि टंकी की धारिता जो है 16 × 60 यूनिट है। अब देखिए हमें भरना कितना है, हमें भरना टंकी का कितना है 1/4 भाग, यानी इस 16 × 60 का हमें भरना कितना है 1/4। हम यहाँ 4 से 16 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी हमें भरना कितना है, हमें भरना है 240 यूनिट पानी हमें भरना है। अब देखिए तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी A + B - C, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो A जो है 16 यूनिट पानी भरेगा, A जो है 1 मिनट में 16 यूनिट पानी भरेगा, B जो है 1 मिनट में 25 यूनिट पानी भरेगा, और C जो है 1 मिनट में 36 यूनिट पानी खाली करेगा। अगर तीनों को खोल दिया जाए तो 1 मिनट में कितना पानी भर पाएगा, यह 16 यूनिट पानी भरेगा और ये 25 यूनिट पानी भरेगा। 16 + का 25 कितना हो जाएगा 41 यूनिट पानी में से C जो है 36 यूनिट पानी खाली कर देगा। यानी टंकी के अंदर पानी जा कितना पाएगा, हम 41 में से 36 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 5 यूनिट। यानी तीनों को खोल देने के बाद 1 मिनट में 5 यूनिट पानी ही टंकी के अंदर जा पाएगा। और भरना हमें कितना है 240 यूनिट हमें पानी भरना है। 240 में हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 4 बार में, हाथ में कितना आ जाएगा 4 यानी 40। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 48 मिनट। यानी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है 48 मिनट में भर जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 25 रुपये प्रति केजी चाय की कितनी मात्रा को 30 रुपये प्रति केजी की 30 केजी चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 29.7 रुपये प्रति केजी बेचने पर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए अगर हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ जो नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, हमें क्या दिया हुआ है, हमें 25 रुपये पर केजी, यानी यहाँ बटे में क्या है, यहाँ हमारा ऊपर जो है रुपया है और नीचे क्या है केजी है। तो हम यहाँ अगर एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारे नीचे रेशियो प्राप्त होगा, रेशियो किसका प्राप्त होगा, मात्रा का, यानी वजन का हमें रेशियो प्राप्त होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दो चाय का हमें क्या दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है, और हमें मिश्रण का क्या दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है। यानी 29.7 रुपये पर केजी बेचने पर उसे 10% का लाभ हो रहा है। हमें क्या दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है। तो हम कभी भी एलिगेशन लगाते हैं तो बराबर जगह लगाते हैं, यानी तीनों जगह या तो हमारा सीपी होना चाहिए या तीनों जगह हमारा एसपी होना चाहिए। तो देखिए हमें मिश्रण का क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्रकार के चाय का हमें क्या दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है और मिश्रण का हमें एसपी दिया हुआ है। तो हमें मिश्रण का भी क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। अब देखिए 29.7 रुपये पर केजी बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। तो हम सबसे पहले इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/10, यानी वस्तु का सीपी अगर 10 रुपया होगा तो वस्तु 1 के लाभ पे कितना में बिक रही होगी, 11 रुपये में बिक रही होगी। अब देखिए इस 11 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 29.7 रुपया दिया हुआ है। इस 11 यूनिट का वैल्यू हमें क्या दिया 29.7 रुपया दिया हुआ है। तो हम इस 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे 11 से भाग देंगे, ये 11 से कितने बार में जाएगा, ये 11 से चला जाएगा
2 बार में, ये 11 से कितना बार में जाएगा 2 बार में, हाथ में कितना आ जाएगा 7 यानी 0.7 बार में, यानी हम इस 11 में 2.7 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 29.7 रुपया हो जाएगा। तो हम इस 10 में अगर गुना कर लेंगे 2.7 से तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 रुपया। यानी यहाँ से हमारा CP क्या निकल के आ गया, यहाँ से CP निकल के आ गया 27 रुपया। अब देखिए तीनों जगह से हम CP लेंगे, यानी पहले प्रकार के चाय का CP कितना है 25 रुपये पर केजी, दूसरे प्रकार के चाय का CP कितना है 30 रुपये पर केजी, और मिश्रण का हमारा CP कितना निकल के आ गया, मिश्रण का CP निकल के आ गया 27 रुपये पर केजी। अब देखिए हम यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, हम एलिगेशन में बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी 30 में से 27 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। हम 27 में से 25 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2। यानी 25 रुपये पर केजी वाले चाय का अगर 3 यूनिट लिए होंगे तो 30 रुपये पर केजी वाले चाय का कितना लिए होंगे 2 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि 30 रुपये पर केजी वाला चाय हम कितना ले रहे हैं 30 केजी, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 30 केजी दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इस 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी हम 2 में कितना से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा 15 से। तो हम इस 3 में अगर 15 से गुना कर लेंगे, 3 में अगर 15 से गुना कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 45 केजी। 3 में अगर 15 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 केजी। यानी पहले प्रकार की चाय हमारा निकल के आ गया वजन कितना 45 केजी। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि पहले प्रकार के कितनी मात्रा मिलाई जाए और किस रेशियो में। तो रेशियो हमारा निकल के आ गया 3:2 और पहले प्रकार का चाय का मात्रा क्या निकल के आ गया 45 केजी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ मिलता है जो कि 80 रुपया है। अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया जा रहा है और उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो देखिए हम लाभ किस पे काउंट करते हैं, लाभ हम CP पे काउंट करते हैं और हम डिस्काउंट किस पे देते हैं, हम डिस्काउंट जो है अंकित मूल्य पे देते हैं, यानी मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं। तो देखिए हम यहाँ से मार्क प्राइस और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें 20% का डिस्काउंट दिया है तो, और हमें दिया हो कि 25% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हम किस पे काउंट करते हैं CP पे, यानी हम यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% का क्या किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो हम 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/5। यानी वस्तु पे अंकित मूल्य अगर 5 यूनिट होगा तो 1 का डिस्काउंट पे यानी वस्तु कितने में बिकेगी 4 में। यानी हम यहाँ से SP और MP का रेशियो निकालेंगे तो MP कितना हो जाएगा 5 यूनिट और SP कितना हो जाएगा 1 के डिस्काउंट पे 4 यूनिट। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा क्या दिया हुआ है 25% का लाभ हो रहा है। हमें दूसरा दिया हुआ है कि 25% का लाभ हो रहा है। तो देखिए हम लाभ किस पे काउंट करते हैं, हम यहाँ से इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4। यानी वस्तु अगर 4 की होगी तो 1 के लाभ पे बिकेगी कितना में 5 में। यानी हम यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 4:2, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इन दोनों से CP, SP और MP का रेशियो निकालते हैं। हम इन दोनों से CP, SP और MP का रेशियो निकालते हैं। अब देखिए CP कितना है, CP जो है 4 यूनिट है और यहाँ SP कितना है, यहाँ SP 5 यूनिट है और यहाँ SP कितना है, यहाँ जो SP है 4 यूनिट और MP कितना है 5 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हमें इस 4 में 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 16:20:, यहाँ हमें 5 में 5 से गुना करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 25। यानी यहाँ से हमारा CP/SP/MP क्या निकल के आ गया 16:20:25। यानी वस्तु का अगर CP 16 यूनिट होगा तो SP कितना होगा 20 यूनिट और MP कितना होगा 25 यूनिट। यानी वस्तु का CP अगर 16 यूनिट है और SP जो है 20 यूनिट है, यानी यहाँ लाभ कितना हो रहा है 4 यूनिट का। लेकिन हमें क्वेश्चन में लाभ क्या दिया हुआ है कि 80 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 80 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट क्या हो जाएगा 20 रुपया और हमें क्या निकालना है अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य कितना है 25 यूनिट। तो हम यहाँ से 25 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 25 में अगर हम 20 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 रुपया। अंकित मूल्य कितना निकल के आ गया 500 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से
2000 रुपया 5 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है यदि ब्याज की दर 12.5% से कम हो जाए तो उसी अवधि में नया मिश्रधन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? नया मिश्रधन निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि यदि ब्याज की दर 12.5% से कम हो जाए तो देखिए हम सबसे पहले 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हम इस 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/8। यानी हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि पहले ब्याज की दर कितना यूनिट था और अब जो है 12.5% कम होने के बाद कितना हो गया। यानी पहले जो है ब्याज की दर अगर 8 यूनिट होगा, पहले ब्याज की दर 8 यूनिट होगा तो अब जो है 8 पे 1 का कमी हो गया, कितना हो गया? 7 यूनिट। पहले जो है ब्याज का दर अगर 8 यूनिट होगा तो अब जो है 12.5% का कमी हुआ है, यानी 8 पे 1 का कमी हुआ, कितना हो गया? 7 यूनिट हो गया। अब देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 2000 रुपया 5 वर्ष में 2800 रुपया हो जा रहा है, यानी यहाँ ब्याज कितना मिला? 2000 रुपये पे ब्याज कितना मिल गया? 800 रुपया का मिल गया। यहाँ जो है ब्याज कितना मिल गया? 800 रुपया का मिल गया। कितने पे? 2000 पे। 2000 पे इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ये हमारा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। हम अगर काटेंगे इस 2 से 80 को तो ये कितने बार में जाएगा? 40 बार में। यानी यहाँ से हमारा 40% निकल के आएगा। ये 40% का ब्याज कितने वर्ष में मिल रहा है? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में कितना मिल रहा है? 5 वर्ष में 40% का ब्याज मिल रहा है। यानी 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आ गया? 8%। यानी पहले जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू कितना है? 8% है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7%। तो देखिए अब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? अब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो गया और प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? नया मिश्रधन। अब देखिए ब्याज कितना मिल जाएगा? 5 वर्ष में 7% की दर से अब ब्याज कितना मिल जाएगा? 35% का। और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा? 100%। यानी हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो देखिए जो नया अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल का हमें जो है 7% की दर से 5 वर्ष में 35% तो ब्याज मिल जाएगा और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा? 100%। यानी हमें क्या चाहिए? इस 2000 का 135%। तो देखिए इस 2000 का हम 135% निकालेंगे। 2000 का 135%, ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। हम 135 में अगर 20 से गुना करेंगे, 135 दूनी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 270। ये कितना हो जाएगा? 270 पे 1 जीरो आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा नया अमाउंट क्या निकल के आएगा? 2700 रुपया। नया अमाउंट हमारा क्या निकल के आएगा? 2700 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया कोई निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निवेश करने पर 7 वर्ष में 1800 रुपया हो जाती है, जबकि 14 वर्ष में 2700 रुपया हो जाती है। 21 वर्ष के अंत में मिश्रधन तथा मूलधन क्या होगा? हमें क्या निकालना है? 21 वर्ष बाद का हमें मिश्रधन निकालना है और हमें मूलधन निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में 7 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है और दूसरा हमें 14 वर्ष बाद का अमाउंट दिया हुआ है। हमें 7 वर्ष बाद का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1800 रुपया। और दूसरा हमें 14 वर्ष बाद का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2700 रुपया। 14 वर्ष बाद का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है? 2700 रुपया। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 21 वर्ष बाद का अमाउंट निकालना है। 21 वर्ष बाद का अमाउंट निकालना है और हमें दूसरा क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जब हम ब्याज काउंट करते हैं और वर्ष के अंत में जो हमारा अमाउंट निकल के आता है वो अमाउंट अगले साल के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। यानी 7 साल बाद जो हमारा ये जो अमाउंट 1800 रुपये निकल के आया है, ये 1800 रुपया जब हम अगले बार ब्याज काउंट कर रहे होंगे तो उसके लिए हमारा क्या बन गया होगा? प्रिंसिपल। यानी ये हमारा प्रिंसिपल 1800 रुपया हो गया और यहाँ अमाउंट कितना हो गया? 2700 रुपया। और समय यहाँ कितना लग रहा है? 7 वर्ष। और यहाँ भी जब हम 14 से 21 में जाएंगे तो समय कितना है? 7 वर्ष। और यहाँ प्रिंसिपल से 7 वर्ष का अमाउंट, यानी समय क्या है? सब जगह 7-7 वर्ष का समय है। अब देखिए यहाँ हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। हम यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे। ये जो हमारा रेशियो निकल के आएगा और समय यहाँ कितना है? 7 वर्ष का। यानी अगले 7 वर्ष में भी हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। यानी अगले बार जब हम 21 वर्ष के लिए ब्याज काउंट करेंगे तो यहाँ जो 2700 रुपया है ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी यहाँ भी हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो यहाँ होगा वही होगा और यहाँ भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमारा वही होगा। तो देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे 9 से काटेंगे तो 18 9 से 2 बार में जाएगा और 27 3 बार में जाएगा। यानी यहाँ भी रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ भी रेशियो हो जाएगा
2:3, और यहाँ भी रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी रेशियो हो जाएगा 2:3, यहाँ भी रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। अब देखिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो 1800 रुपया है, 3 यूनिट का वैल्यू 1800 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 रुपया। तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 रुपया, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 रुपया, यानी हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया 1200 रुपया। अब देखिए 2 यूनिट का वैल्यू जो है 2700 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1350 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1350 रुपया। तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इस 1350 में 3 से गुना करेंगे, यानी 1300 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3900, और 50 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150, यानी 3900, 4000 कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 4050 रुपया, ये कितना हो जाएगा 4050 रुपया। यानी 21 वर्ष बाद जो हमारा अमाउंट निकल के आ गया, ये अमाउंट कितना हो गया 4050 रुपया हो गया, और हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया 1200 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक कार की चाल बिना रुकावट के 48 किलोमीटर पर घंटा तथा रुकावट के साथ 36 किलोमीटर पर घंटा है। यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटा 20 मिनट में कितना बार रुकेगी। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार बिना रुकावट के 48 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से जा रही है, और उसी दूरी को अगर रुकावट के साथ जा रही है तो 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। दूरी क्या है हमारा सेम है, दूरी जब सेम होता है तो हम अगर स्पीड का रेशियो निकालते हैं तो स्पीड का रेशियो किसका अपोजिट हो जाता है, टाइम के रेशियो के अपोजिट हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो किसके अपोजिट हो जाएगा, टाइम के रेशियो के अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो सबसे पहले निकालते हैं, बिना रुके जो है 48 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है, और रुक के 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। अब देखिए हम इसे 12 से काटेंगे तो 48 12 से 4 बार में जाएगा, और 36 कितने बार में जाएगा 3 बार में, यानी स्पीड का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया 4:3 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। यानी बिना रुके उस दूरी को जाने में अगर 3 यूनिट का समय लग रहा है तो रुक के जा रही है तो कितना समय लग रहा है 4 यूनिट का समय लग रहा है। यानी हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि उस दूरी को चलने में कितना समय के लिए रुकी है, बिना रुके 3 यूनिट का समय लग रहा है, और रुक के जा रही है तो 4 यूनिट का समय लग रहा है, यानी 1 यूनिट समय के लिए रुक रही है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 घंटा 20 मिनट में अगर रुक के जा रही है तो 1 घंटा 20 मिनट समय के लिए चल रही है, तो उस समय में कितना देर के लिए रुकी होगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू अगर हमारा 1 घंटा 20 मिनट है तो हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 घंटा 20 मिनट को हम मिनट में चेंज कर लेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 80 मिनट। 4 यूनिट का वैल्यू अगर 80 मिनट है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मिनट। यानी अगर कार रुक के 1 घंटा 20 मिनट के लिए चलेगी तो उस दूरी में कितना समय के लिए रुकी होगी 20 मिनट के लिए। अब हमें क्या निकालना था कि कार जो है कितना बार रुक रही है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक बार कार 5 मिनट के लिए रुक रही है, और टोटल उस दूरी को 1 घंटा 20 मिनट में जो चल रही है उसमें 20 मिनट के लिए रुक रही है, यानी कितना बार रुकेगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस 20 मिनट में हम भाग देंगे 5 मिनट से, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि कार जो है 4 बार रुकी होगी। कार कितना बार रुकी होगी 4 बार। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ऊर्ध्व प्रवाह में P से Q तथा अनुप्रवाह में Q से P तक आने में एक नाव को 17 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 8.5 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 4.5 किलोमीटर पर घंटा हो तो P तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, P और Q के बीच की दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ऊर्ध्व प्रवाह में P से Q, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के विरुद्ध। जब नाव धारा के विरुद्ध जाती है तो उस केस में नाव और धारा की स्पीड माइनस होता है, यानी ऊर्ध्व प्रवाह में धारा के विरुद्ध जो है P से Q तक की दूरी गई। और अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के साथ। जब नाव धारा के साथ जाती है तो उस केस में नाव और धारा की स्पीड ऐड होता है, यानी अनुप्रवाह धारा के साथ Q से P तक आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, जाने और वापस आने में टोटल टाइम क्या लग रहा है 17 घंटा का समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में नाव का स्पीड दिया हुआ है और धारा का स्पीड दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, P और Q के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है D इक्वल टू टोटल टाइम इंटू x² माइनस y² बटा 2x। अब देखिए यहाँ x क्या है, यहाँ जो x क्या है, नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल। y क्या है, धारा की चाल। और t क्या है, टोटल टाइम, यानी जाने और वापस आने का टोटल टाइम। और d क्या है, एक साइड का डिस्टेंस,
यानी जाएगी और वापस आएगी, यानी दूरी क्या है, बराबर है, यानी डी जो है एक साइड का डिस्टेंस है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एक साइड यानी पी और क्यू के बीच की दूरी निकालना है, हमें डी निकालना है। हमें क्वेश्चन में टी दिया हुआ है, हमें जो है डी निकालना है। हमें क्वेश्चन में टी कितना दिया हुआ है, 17 घंटा दिया हुआ है। हमें जो है एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8.5। अब देखिए 8.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी 85 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 85 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7225, ये कितना हो जाएगा 7225। और यहाँ जो है 8.5 है, और 8.5 गुने 8.5 करेंगे, यानी 2 अंक के बाद हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 72.25 हो जाएगा, माइनस हमारा दूसरा क्या है, दूसरा जो है 4.5, यानी अगर हम 45 का स्क्वायर करेंगे, 4.5 का स्क्वायर यानी हम 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 20-25, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20-25 हो जाएगा। और ये क्या है हमारा 4.5 है, यानी 4.5 गुने 4.5 करेंगे, यानी 2 अंक के बाद हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है, यानी नाव का स्पीड जो है 8.5 है, 8.5 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 17 से 17 कट जाएगा, हम ऊपर माइनस करेंगे 72.25 में से अगर हम 20.25 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 52 किलोमीटर। यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आ गया 52 किलोमीटर। डी हमारा क्या निकल के आ गया 52 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कुछ छात्रों का औसत स्कोर 64 है, भूलवश एक छात्र के प्राप्त अंक 45 के स्थान पे 0 ले लिया गया, जिससे औसत 62.5 हो गया। छात्रों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, छात्रों की संख्या निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में छात्रों का औसत स्कोर, कुछ छात्रों का औसत स्कोर हमें 64 दिया हुआ है, और एक छात्र का प्राप्तांक जो है 45 के स्थान पे 0 ले लिया गया, यानी टोटल योग में, अंकों के टोटल योग में कितना का कमी हो जाएगा, 45 के स्थान पे अगर 0 ले लिया गया, यानी टोटल योग में 45 का कमी हो जाएगा, जिसके कारण औसत में जो है कितना कमी हुआ, यानी पहले जो औसत था 64 था और अब औसत कितना हो गया 62.5 हो गया। पहले जो औसत था, पहले औसत कितना था, पहले औसत 64 अंक था और अब कितना हो गया 62.5 हो गया, यानी कमी कितना का हो गया, हम इस 64 में से 62.5 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी टोटल औसत में, यानी प्रत्येक के औसत में 1.5 का कमी हो गया। अब देखिए ये जो 45 है, टोटल योग में 45 का कमी हो रहा है, यानी 45 जो है कितने छात्र में से निकालें, 45 जो है कितने छात्र में से हम निकालें ताकि प्रत्येक छात्र में 1.5 नंबर का कमी हो जाए। यानी हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये 15 से कितने बार में जाएगा, ये 15 से कितने बार में जाएगा, 0.1 बार में जाएगा, और ये 15 से कितने बार में जाएगा, ये 15 से 3 बार में जाएगा। हम यहाँ अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x गुने 0.1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, हम अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बट्टे में 0 आ जाएगा, यानी क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 30। हमसे क्या पूछ रहा था, छात्रों की संख्या, यानी छात्रों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि a/b + c = 3:9 और c/a + b = 10:14 तो b/a + c क्या होगा। हमें क्या निकालना है, b/a + c निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a/b + हमें क्या दिया हुआ है a/b + c इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3:9 दिया हुआ है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है c/a + b इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 10:14 दिया हुआ है। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि a इक्वल टू 3 यूनिट और b + c इक्वल टू 9 यूनिट और c इक्वल टू 10 यूनिट और a + b इक्वल टू 14 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से ऐड करेंगे a + b + c, हम यहाँ ऊपर में ऐड करेंगे अगर a + b + c तो ये कितना हो जाएगा 12 यूनिट, और हम यहाँ नीचे जब ऐड करेंगे a + b + c तो ये कितना हो जाएगा 24 यूनिट। अब देखिए यहाँ भी हमने ऐड किया a + b + c तो यहाँ हमारा क्या निकल के आया 12 यूनिट, और यहाँ जब हमने ऐड किया तो ये कितना निकल के आया हमारा 24 यूनिट। तो देखिए यहाँ हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा, यानी इसे भी हमें 24 बनाना पड़ेगा या हमें इसे बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम इसे 24 बना लेते हैं।
हम इसे 24 बनाने के लिए 2 से गुना कर लेंगे। अब देखिए 2 से गुना करेंगे तो हमें पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी अब हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, अब रेशियो हो जाएगा 6:2। हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6:2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 हो जाएगा। और ये हमारा रेशियो क्या है, ये हमारा रेशियो है 10:14। अब देखिए यहाँ से हम A, B और C का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से A बराबर हमारा क्या हो गया 6, A बराबर क्या हो गया 6, C बराबर क्या हो गया 10, C बराबर क्या हो गया 10 हो गया। अब देखिए A + B + C बराबर कितना है 24 है, और A बराबर हमारा 6 निकल के आ गया, C बराबर 10 निकल के आ गया, यानी 6 + 10 करेंगे कितना हो जाएगा 16। 16 हम 24 में से माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8, यानी B बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, B बराबर 8 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था B/A + C। देखिए B का वैल्यू कितना है 8 यूनिट, और A का वैल्यू कितना है 6 यूनिट, और C का वैल्यू कितना है 10 यूनिट। हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 16। हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 1:2, यानी B/A + C हमारा क्या निकल के आ गया 1:2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 शंकु के आयतनों में अनुपात 2:3 है और उनके आधार की त्रिज्याओं में अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। हमें क्या निकालना है, हाइट का रेशियो निकालना है। अब देखिए हम शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। अब देखिए 1/3 और पाई का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी हमें रेशियो दिया हुआ है तो हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, यानी हमें मतलब सिर्फ क्या चीज़ से है, r² × h से मतलब है। अब देखिए हमें r² × h का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:3 दिया हुआ है, और हमें दूसरा रेशियो क्या दिया हुआ है, त्रिज्या का हमें रेशियो दिया हुआ है, त्रिज्या यानी r का हमें मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 1:2 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से r² निकाल सकते हैं, हम यहाँ से r² निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। अब देखिए r² × h में अगर हम r² से भाग दे दें तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ हमारा h निकल के आ जाएगा, यानी h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1:2, ये कितना हो जाएगा 3/4। अब देखिए हम ये जो है, ये हमारा रेशियो जो है फ्रैक्शन में है, तो हम फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हर में रहता है उसके एलसीएम से गुना करते हैं। यानी यहाँ हमारा हर में क्या है 1 है और यहाँ क्या है 4 है, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो देखिए हम 4 से गुना करेंगे, यानी हमारा h क्या निकल के आ जाएगा, h निकल के आ जाएगा। हम 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 4 से हमारा 4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, यानी हमारा हाइट का रेशियो क्या निकल के आ गया 8:3। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 14,52,058 में 2 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू का हमें अंतर निकालना है। देखिए किसी भी अंक का 2 मान होता है, एक हमारा होता है स्थानीय मान, दूसरा क्या होता है जातीय मान। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, और दूसरा जो है हमारा जातीय मान। जातीय मान का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। तो देखिए किसी भी अंक का फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, स्थानीय वैल्यू जो है चेंज होता है। यानी फेस वैल्यू 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू हमेशा 6 ही होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू प्लेस के ऊपर डिपेंड रहता है। यानी यहाँ देखिए, यहाँ प्लेस वैल्यू अगर हम निकालेंगे 5 का, तो यहाँ 5 जो है इकाई दहाई के स्थान पे एक 5 है, और दूसरा 5 जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, दूसरा 5 जो है 10,000 के स्थान पे है। तो देखिए जो 10,000 के स्थान पे है उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान जो हो जाएगा 50,000, उसका मान कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। और जो है दहाई के स्थान पे है उसका मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जो 5 अगर दहाई के स्थान पे है उसका मान कितना हो जाएगा 50। तो हम यहाँ से अगर डिफरेंस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 49,950। यानी दोनों 5 के स्थानीय मानों का हमारा अंतर क्या निकल के आ गया 49,950। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। तो हमें सबसे पहले सह अभाज्य संख्या पता होना चाहिए कि हम सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसके बीच कुछ भी कॉमन ना हो हम उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि एक हमारी संख्या जो है वो a है
और दूसरी क्या है, दूसरी संख्या जो है b है। एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, यानी इनके बीच हमारा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी a इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, सह संख्या हो जाएगा। इनका गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है, 117 दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो a और b का हमें वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए हम a और b का मान सोचेंगे अपने मन से। अब देखिए हम a की जगह क्या रखें, a की जगह क्या रखें और b की जगह क्या रखें कि उनका गुना करने के बाद हमारा 117 आए, लेकिन उनमें से कुछ भी हमारा कॉमन ना हो। तो देखिए हम a बराबर 1 सोच सकते हैं और b बराबर 117। 1 और 117 के बीच हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, और हम जब गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा और कोई संख्या सोचेंगे। हम अगर a बराबर 9 रख लें, a बराबर 9 रख लें और b बराबर 13 रख लें, तो हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। और 9 और 13 में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए इसके अलावा हम a और b का कुछ और मान रख सकते हैं क्या, इसके अलावा हम कुछ और नहीं रख सकते। यानी हमें यहाँ से ये पता चल गया कि अगर हम a और b दो सह संख्या है, तो हम यहाँ से ऐसी दो सह संख्या क्या सोच सकते हैं, a इक्वल टू अगर 1 होगा तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। अगर a इक्वल टू 9 होगा तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 1 और 117 का एलसीएम निकालेंगे, तब भी हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ से भी हमारा 117 निकल के आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 117। और हम 9 और 13 का एलसीएम निकालेंगे, यानी इनमें से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी यहाँ से भी हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, एलसीएम क्या निकल के आ गया, 117। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 117। यानी सीधा सा बात हम ये याद रखेंगे कि अगर हमें कभी भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया होगा और हमसे उन संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा होगा, तो जो हमारा गुणनफल होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 117। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है समीकरण 100 का 16% गुने 8 का 100% गुने 128 इक्वल टू 2 के पावर x में x का मान क्या है। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, हमें समीकरण दिया हुआ है 100 का 16% 100% गुने 8 का 100% गुने 128 इक्वल टू 2 के पावर x। अब देखिए यहाँ से हमारा 100 से 100 कट जाएगा, ये भी हमारा 100 से 100 कट जाएगा। बच क्या गया हमारा, बच गया 16 गुने 8 गुने 128 इक्वल टू 2 के पावर x। अब देखिए हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। और 128 को क्या लिख सकते हैं, 128 यानी 64 दूनी 128, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 64 हमारा क्या हो जाता है 2 के पावर 6, यानी 128 क्या हो जाएगा 2 के पावर 7 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 के पावर x। अब देखिए यहाँ गुना में हमारा पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 2 के पावर x। अब देखिए बेस दोनों का बराबर है, यानी पावर भी आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 14 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू 14 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।